हेलो दोस्तों, मैं उत्तम भास्कर। आज हम इस क्लास में विषाणु जनित रोगों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम विषाणु से जितने भी रोग होते हैं विषाणु से दोस्तों इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं विषाणु यानी कि वायरस है क्या। विषाणु एक संक्रामक एजेंट है। विषाणु एक संक्रामक एजेंट है जो किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रतिकृति बनाता है। इस विषाणु की खोज जो है रूसी वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। ठीक है। और आगे है तंबाकू मोजेक विषाणु जो है सबसे पहले खोजा गया विषाणु है। तंबाकू मोजेक जो विषाणु है ये सबसे पहले विषाणु खोजा गया था। विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान कहते हैं। विषाणुओं के अध्ययन को विषाणु विज्ञान कहा जाता है। तो देखते हैं विषाणु से कितने जो है वायरस से कितनी बीमारियां होती हैं। तो पहला है हमारा जुकाम है, उसके बाद है पोलियो, उसके बाद है एड्स, उसके बाद है ट्रेकोमा और आगे है इबोला, आगे है रेबीज, इबोला, रेबीज, मेनिंजाइटिस। ठीक है, यहाँ पर है और गलसुआ हो गया, चेचक हो गया, हमारा खसरा हो गया, छोटी माता और डेंगू ज्वर और इन्फ्लुएंजा और है आगे पीलिया या हेपेटाइटिस। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं हम जुकाम के बारे में। यहाँ पर है तो जुकाम के बारे में देखते हैं। तो वायरस से फैलता है, वायरस का नाम है राइनो वायरस। ठीक है, राइनो वायरस से फैलता है और जो इससे प्रभावित अंग है वो हमारे होते हैं श्वसन तंत्र। ये श्वसन तंत्र को जो है प्रभावित करता है। लक्षण है इसके बुखार, थकान, गले की खराश, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई, बहती नाक आदि। आगे देखते हैं इसमें यह रोग सामान्यतया मौसम बदलते समय सर्दियों में होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में सूजन हो जाता है, इसकी वजह से यह कर देते हैं। गले में खराश हो जाती है, इसकी वजह से छींकना, नाक बहना आदि, जो लगभग 1 सप्ताह तक रहते हैं। इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणों द्वारा होता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को छूने से वहां वायरस का कण लग जाते हैं और वहां से स्वस्थ व्यक्ति में भी संक्रमण हो जाता है। देखते हैं दोस्तों अब पोलियो के बारे में। तो यह जो वायरस होता है वो वायरस पोलियो वायरस होता है और जो इससे प्रभावित अंग होता है हमारा वो होता है तंत्रिका तंत्र। इसके जो लक्षण होते हैं, लक्षण रहते हैं इसके तो मांसपेशियों में कोमलता या कमजोरी, हड्डियों में झुकाव, तो ये लक्षण होते हैं इसके। आगे देखते हैं इसमें इसका प्रभाव सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। इससे रीढ़ की हड्डी और आंत के कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी टीका या पोलियो रोधी दवा दी जाती है। पोलियो के टीके की खोज जो किए थे वो थे हमारे जोनास साल्क ने। जोनास साल्क के द्वारा पोलियो के टीके की खोज की गई थी, परंतु उन्होंने जो खोजा था वो इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन की खोज की थी। तो आगे देखते हैं दोस्तों अब डेंगू ज्वर के बारे में। ठीक है, तो डेंगू ज्वर जो वायरस से फैलता है वो वायरस का नाम है अर्बो वायरस। यह अर्बो वायरस से फैलता है और जो रोग वाहक होता है वो होता है हमारा एडिज एजिप्टी। ठीक है, रोग वाहक होता है। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो होता है हमारा संपूर्ण शरीर होता है प्रभावित अंग। इसके लक्षण देखते हैं तो लक्षण है इसके बुखार, जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स में कमी। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसमें यह रोग अर्बो वायरस के कारण होता है जो कि एडिज एजिप्टी मच्छर द्वारा संचारित किया जाता है। इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है और सर, आंख, पेशी व जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है। इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। अब देखते हैं आगे छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स।
इसके बारे में देखते हैं तो यह किस वायरस से फैलता है, तो वायरस का नाम है वेरिसेला वायरस। वेरिसेला वायरस से ये फैलता है और इससे जो प्रभावित अंग है वो है हमारा संपूर्ण शरीर। ठीक है, संपूर्ण शरीर यानी कि पूरे शरीर प्रभावित करता है ये। और लक्षण है इसका हल्का बुखार, शरीर पर लाल दाने, हल्का बुखार शरीर पर लाल दाने। ठीक है, अब देखते हैं चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स। इसके बारे में देखते हैं तो जो वायरस है हमारा वो है हमारा वेरियोला नामक वायरस, यानी कि वेरियोला वायरस से चेचक जो है हमारा वेरियोला वायरस से फैलता है। प्रभावित अंग जो है इससे संपूर्ण शरीर हमारा। और लक्षण है इसका तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने, तेज बुखार शरीर पर लाल दाने जो है इसका लक्षण है। आगे देखते हैं इसमें यह एक बेहद संक्रामक रोग है। यह एक बेहद संक्रामक रोग है जिसका रोगजनक वेरियोला नामक वायरस है। इसके रोगी को सर, पीठ, कमर और इसके बाद पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है। इसके बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। इसके रोगी को सभी के इससे जो है रोगी को सबसे अलग रखना चाहिए, यानी कि अलग रखा जाता है। दोस्तों अगली बीमारी जो है हमारी वो है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ते हैं तो किस वायरस से फैलती है, वायरस का नाम देखते हैं तो वायरस का नाम है निसेरिया मेनिंगिटाइडिस। निसेरिया मेनिंगिटाइडिस नाम है इस वायरस से ये फैलता है। प्रभावित अंग जो है इससे वो है मस्तिष्क हमारा। और लक्षण है जो इसके दोस्तों वो है तेज बुखार, बेहोशी आना। अब देखते हैं इसके अंतर्गत यह निसेरिया मेनिंगिटाइडिस वायरस से फैलता है। यह रोग जो है मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में बेहोश हो जाता है इस बीमारी में। आगे देखते हैं वो है पीलिया या हेपेटाइटिस। ठीक है, इसके अंतर्गत देखते हैं तो वायरस का नाम है जो ये जिस वायरस से फैलता है वो है हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस से ये फैलता है। इससे जो प्रभावित अंग है वो है हमारा यकृत, यानी कि लीवर को ये प्रभावित करता है। लक्षण है जो इसके देखते हैं तो पेशाब का पीला पड़ जाना, आंख एवं त्वचा का लाल होना। आंख एवं त्वचा का पीला होना दोस्तों, लाल नहीं पीला होना। पेशाब का पीला होना और आंख एवं त्वचा का पीला हो जाना पीलिया का लक्षण है। आगे देखते हैं ट्रेकोमा। ट्रेकोमा क्या है तो ये किस वायरस से फैलता है देखते हैं तो क्लेमाइडिया ट्रेकोमाटिस जो है वायरस से फैलता है। और जो इससे प्रभावित अंग है वो है आंख। ठीक है, इसके लक्षण जो है आंख में दर्द और आंख का लाल होना, आंख में दर्द और आंख का लाल होना इसके लक्षण है, यानी कि ट्रेकोमा के लक्षण हैं। आगे देखते हैं खसरा। खसरा के बारे में देखते हैं तो किस वायरस से फैलता है तो वायरस का नाम है मोरबीली वायरस। मोरबीली वायरस से फैलता है और इससे प्रभावित अंग जो है वो है संपूर्ण शरीर, यानी कि हमारे पूरे शरीर को ये प्रभावित करता है। इसके लक्षण है दोस्तों शरीर पर लाल दाने पड़ जाना। लक्षण है इसके शरीर पर लाल दाने पड़ जाना, ये खसरे की जो है लक्षण थे। तो खसरा बीमारी भी हो गई हमारी। अगली है हमारी जो इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के बारे में देखते हैं तो किस वायरस से फैलता है ये तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस ए, बी एंड सी से ये फैलता है। इससे प्रभावित अंग जो है वो है हमारा संपूर्ण शरीर, यानी कि ये भी पूरे हमारे शरीर को प्रभावित करता है, संपूर्ण शरीर को। इसके लक्षण जो है वो है सर्दी, खांसी, तेज बुखार और जोड़ों में दर्द, ये इसके लक्षण हैं इन्फ्लुएंजा के। ठीक है, आगे है अगली बीमारी जो है वो है हमारी गलसुआ। गलसुआ के अंतर्गत देखते हैं तो गलसुआ में देखते हैं किस वायरस से फैलता है तो मम्पस वायरस से ये फैलता है। इससे प्रभावित अंग जो है वो है हमारे लार ग्रंथि। लार ग्रंथि को ये प्रभावित करता है। लक्षण है इसके कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाना। पैरोटिड ग्रंथि में इसके कारण सूजन आ जाती है दोस्तों, उसी को गलसुआ कहते हैं और इसी के ये लक्षण होंगे। आगे है इबोला। इबोला में देखते हैं तो किस वायरस से फैलता है तो इबोला वायरस से ये फैलता है दोस्तों इबोला। और इससे जो प्रभावित अंग है वो है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र को जो है इबोला
वायरस जो है हमारा प्रभावित करता है। और जो लक्षण है इसके लक्षण है उल्टी, दस्त, बुखार, सिर दर्द और रक्तस्राव, ये सभी इसके लक्षण हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें इबोला नाम का जो है कांगो की एक सहायक नदी इबोला के ऊपर इसका नाम पड़ा, ठीक है। और यह वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इस रोग में रोगी की त्वचा जो है गलने लगती है, यहाँ तक कि हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर गल जाता है। ऐसे रोगी से दूर रहकर ही इस रोग से बचा जा सकता है। आगे देखते हैं हम रेबीज। रेबीज जो है जिस वायरस से फैलता है वो है दोस्तों राइबिडो वायरस, और जो है राइबिडो वायरस और है लाइसा वायरस, ठीक है। लाइसा वायरस, इससे जो प्रभावित अंग है दोस्तों वो है हमारा तंत्रिका तंत्र, जो ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को हमारे प्रभावित करता है। और इससे जो लक्षण है दोस्तों वो है पानी से डर लगना, पागलपन जैसी हरकतें करना, जीभ बाहर निकालना, इसके लक्षण है इतने। आगे देखते हैं इसमें, यह रोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने या जख्म को चाटने से होता है। इस रोग का संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इस रोग के लक्षण दो रूपों में देखने को मिलते हैं। पहले में रोगी को पानी से डर लगता है, दूसरे में रोगी को पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस, तेज बुखार, उल्टी आना और भयंकर सर दर्द होता है। रेबीज के रोकथाम के लिए इसके टीके की खोज जो है लुई पास्चर जी ने की थी। आगे देखते हैं अब एड्स के बारे में, ठीक है। एड्स के बारे में देखते हैं तो वायरस का नाम है जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV, ठीक है। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो है हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि WBC, ठीक है। लक्षण जो है इसके भूख ना लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। इससे जो टेस्ट होता है दोस्तों एलिसा, इसका फुल फॉर्म हमने यहाँ पर लिखा है। तो ई का अर्थ है दोस्तों एंजाइम, एंजाइम, और आई का अर्थ है यहाँ पर हाँ यल है दोस्तों, ये यल का अर्थ है लिंकेड, और जो है आई का अर्थ है एमिनो, एस का अर्थ है सॉर्बेंट, और ए का अर्थ है एसे। ये है इसका फुल फॉर्म। आगे देखते हैं इसमें, तो एक्वायरस इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम को ही संक्षिप्त रूप में एड्स कहा जाता है। यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अर्थात HIV की वजह से होता है। देखते हैं दोस्तों, यह रोग असुरक्षित संभोग, इन्फेक्टेड रक्ताधान और इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के इस्तेमाल से होता है। इसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बहुत कम हो जाती है, अंततः जिससे रोगी की जो है मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, इसके प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं देखते हैं, तो इधर हमने जो है रोगों के नाम लिखा है और ये प्रभावित रोग से प्रभावित अंग के नाम इधर लिखे हमने, और ये प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं प्रोटोजोआ यहाँ पर लिखा हमने, और लक्षण जो है यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो देखते हैं पहला रोग है हमारा मलेरिया। तो मलेरिया से जो प्रभावित अंग है हमारे वो है प्लीहा एवं RBC, ठीक है। प्रभावित अंग है हमारे प्लीहा एवं RBC, और प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो प्रोटोजोआ जो है हमारा प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम है। लक्षण जो है इसके ठंड के साथ जो है बुखार, रोगी को जो है दोस्तों ठंड के साथ रोगी को बुखार भी साथ में आता है। आगे देखते हैं पायरिया रोग। पायरिया रोग है हमारे, इससे जो प्रभावित अंग है वो है हमारे मसूड़े। पायरिया रोग हमारे मसूड़ों को जो है प्रभावित करता है। और प्रोटोजोआ में देखते हैं तो एंट अमीबा जिंजीबेलिस, ठीक है, एंट अमीबा जिंजीबेलिस के कारण होता है। आगे देखते हैं लक्षण जो है इसके वो है हमारा मसूड़ों से रक्त का निकलना। रोगी को जो दोस्तों पायरिया अगर रोग हो जाता है तो उसके दांत से यानी कि जो मसूड़े होते हैं मसूड़ों से जो है इसमें रक्त निकलने लगता है, यही लक्षण हैं। आगे देखते हैं सोने की बीमारी। कुछ रोगी हमारे ऐसे होते हैं दोस्तों कि बहुत ज़्यादा सोते हैं। वो किस कारण सोते हैं, तो जो सोने की बीमारी होती है वो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। और किस कारण होती है, तो प्रोटोजोआ के किस कारण होती है प्रोटोजोआ में देखते हैं तो ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है।
ट्रिपेनोसोमा के कारण होता है। लक्षण है बहुत नींद के साथ बुखार। रोगी जब ज़्यादा नींद लेते हैं दोस्तों, जब रोगी जो है बहुत ज़्यादा नींद लेने लगते हैं तो उनसे रोगी को नींद के साथ में बुखार भी हो जाता है। आगे देखते हैं इसमें पेचिस। पेचिस हमारी रोग है, इससे जो प्रभावित अंग है हमारे यहाँ आंत को प्रभावित करती है। पेचिस जो है दोस्तों हमारे आंत को प्रभावित करती है। और प्रोटोजोआ में देखते हैं तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है। लक्षण है इसके जो है तो यहाँ पर श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त, श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त आने लगता है रोगी को दोस्तों, यही लक्षण है। आगे देखते हैं काला ज्वर। काला ज्वर जो है दोस्तों ये प्रभावित अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। काला ज्वर हमारे अंग को जो है प्रभावित करता है, तो अंग है हमारा अस्थि मज्जा को ये प्रभावित करता है। प्रोटोजोआ में देखते हैं तो ये है लीशमेनिया डोनावानी, ठीक है, लीशमेनिया डोनावानी के कारण होता है, प्रोटोजोआ है हमारा। और लक्षण है इसके तेज बुखार, रोगी को दोस्तों तेज बुखार होने लगता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर मलेरिया के परजीवी का वाहक जो है मादा एनोफ्लीज मच्छर है दोस्तों। मादा एनोफ्लीज जो है मच्छर के कारण जो है मलेरिया के परजीवी वाहक जो होते हैं दोस्तों, मादा एनोफ्लीज मच्छर है जो रोग को जो है एक दूसरे रोग को फैलाता है। इसमें देखते हैं तो आगे है सीसी मक्खी के कारण निद्रा रोग, सीसी मक्खी के कारण जो है दोस्तों निद्रा रोग होता है। आगे देखते हैं दमा देखते हैं तो यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक कवक के विषाणु पहुंचकर वहां जाल बनाकर फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं। फेफड़े के यहाँ पर जो है ये जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नामक जो कवक होते हैं दोस्तों, कवक के बीजाणु जो पहुंचकर नामक कवक जो होते हैं ये बीजाणु में पहुंचकर दोस्तों वहां पर जाल बना लेते हैं। जाल बनाते हैं फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में, जो फेफड़े में पतली नलियां होती हैं हमारी, उनमें जो है ये जाल बनाकर सिकुड़न यानी कि सिकुड़ने का काम करते हैं, सिकुड़न ला देते हैं। इसलिए सांस लेने में दोस्तों प्रॉब्लम होती है। ये दमा की जो है बीमारी जो है थी, ये सब प्रॉब्लम होती है। आगे देखते हैं गंजापन, ठीक है, गंजापन के बारे में देखते हैं। यह टीनिया केपिटिस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं। सिर के जो बालों की ग्रोथ होती है दोस्तों ये कवकों द्वारा जो है नष्ट कर दी जाती हैं, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। यही कारण जो है दोस्तों गंजापन हो जाता है। आगे देखते हैं दाद में देखते हैं तो यह रोग ट्राइकोफाइटान नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना जाल बना लेते हैं। कवक जो है यह ट्राइकोफाइटान नामक कवक से फैलता है और यह जो कवक होता है दोस्तों यह त्वचा के अंदर अपना जाल का निर्माण कर लेता है, यानी कि जाल बना लेता है, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। यह एक संक्रामक रोग है दाद, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके, तो आगे देखते हैं दोस्तों एथलीट फुट देखते हैं। तो इसमें देखते हैं ये दोस्तों कवक जनित रोग है। कवक जनित रोग में जो है दोस्तों हमने आगे पढ़ा दमा, गंजापन और दाद, ये सब दोस्तों जो है कवक जनित रोग है। हमने आगे जो ये तीनों बीमारियां पढ़ी दमा, गंजापन, दाद, इसके ऊपर जो है कवक जनित रोग का हेडिंग नहीं डाला था दोस्तों, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि जो आगे ये तीनों बीमारियां हमने पढ़ी ये जो है कवक जनित रोग के अंतर्गत होती हैं। इसमें देखते हैं अब कवक जनित रोग के अंतर्गत एथलीट फुट, ठीक है। इस रोग का कारक टीनिया पेडिस नामक कवक है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के
फटने, कटने और मोटे होने से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं अब खाज। खाज में देखते हैं तो इस रोग का कारक है जो वो है एकेरस इसके बीज। एकेरस इसके बीज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर दोस्तों दमा, गंजापन और दाद भी लिख दिया है साथ में। तो ये सब थे जो है कवक जनित रोग। अब देखते हैं आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग में देखते हैं पहले तो वर्णांधता देखते हैं। इसमें आनुवांशिक रोग में वर्णांधता में देखते हैं, इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। इसमें रोगी को दोस्तों लाल और हरा रंग में पहचानने में प्रॉब्लम होती है। इस रोग में लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है। इस रोग में मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। इस रोग से दोस्तों जो लाल रंग होता है रोगी को वो हरा दिखाई पड़ने लगता है, यानी हरा दिखाई पड़ता है। और इसमें अधिकतर जो है इसमें पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस वर्णांधता से जो है इसमें पुरुष ज्यादा प्रभावित होते हैं। आगे देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है इसके अंतर्गत देखते हैं, यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रसित स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो 45 हो जाती है। ठीक है, वहां पे लिखा हमने 44 से प्लस 100। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें शरीर यानी कि अल्प विकसित होता है दोस्तों, कद छोटा होता है एवं मोक्ष जो है चपटा होता है। और जननांग प्रायः अविकसित होता है। जो जननांग होता है दोस्तों वो प्रायः अविकसित होता है, जिससे वे बांझ होती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंतर्गत देखते हैं तो इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधे घंटे से 24 घंटे सामान्य समयांतराल औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसमें 2 से 5 मिनट तक दोस्तों रक्त का थक्का यानी कि रक्त जमता नहीं है, रक्त का थक्का नहीं बनता। ब्रिटेन की एक महारानी थी रानी विक्टोरिया, उन्हें जो है हीमोफीलिया से वो ग्रसित थी, यानी कि हीमोफीलिया बीमारी उन्हें हुई थी। और इस बीमारी के बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक कि धीरे धीरे करके एक के बाद एक उनके परिवार में लोगों को होता गया, यानी कि सदस्य इस बीमारी की चपेट में आने लगे थे। ठीक है, हीमोफीलिया से शाही परिवार के कई सदस्य जो है इस कारण ग्रसित हो गए। हीमोफीलिया से कई सदस्य को जो है ये फैल गया था, ये बीमारी हो गई थी। इसीलिए जो है इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है। हीमोफीलिया को शाही बीमारी भी कहा जाता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। तो यह रोग पुरुषों में होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुषों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है दोस्तों वो 47 होती है, 47 हो जाती है। इसमें पुरुषों का वृषण अल्प विकसित एवं स्तन स्त्रियों के समान विकसित हो जाता है। इस रोग से पुरुष नपुंसक होता है। इस रोग से ग्रसित पुरुष जो होता है वो नपुंसक कहलाता है। आगे देखते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है इसके अंतर्गत देखते हैं, इस रोग से ग्रसित रोगी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा यानी कि शारीरिक बनावट अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। और इसे जो है मंगोलिज्म भी कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डाउन सिंड्रोम। आगे है पटाउ सिंड्रोम। इसके अंतर्गत देखते हैं तो इसमें रोगी का ऊपर का होंठ बीच से फट जाता है, तालू में दरारें पड़ जाती हैं या दरार हो जाता है। इसके आगे इस रोग में रोगी मंद बुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है।
यानी कि जो ऊपर का होंठ होता है दोस्तों वो बीच से फटा हुआ होता है, यानी कि फट जाता है और तालू में अंदर की तरफ तालू में दरारें पड़ जाती हैं। और इस रोग से ग्रसित रोगी जो होता है वो बुद्धि का जो है मंद बुद्धि का होता है, और नेत्र की भी उससे प्रॉब्लम हो जाती है, और नेत्र से भी वो ग्रसित हो जाते हैं, यानी कि नेत्र से भी प्रभावित होता है वो। आगे देखते हैं अब महत्वपूर्ण प्रश्न, किस सन में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है, इसमें देखते हैं, इन इनमें इनमें से कौन सा रोगी आनुवांशिक रोग है। इनमें से कौन सा रोगी आनुवांशिक रोग है। ऑप्शन ए है हैजा, बी है हीमोफीलिया, सी है फाइलेरिया। तो ऑप्शन जो सही है हमारा वो है बी वाला दोस्तों, हीमोफीलिया। और ये क्वेश्चन दोस्तों रीट 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड का रोगजनक जीवाणु है। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है साल्मोनेला टाइफी, बी है कोरोनी बैक्टीरियम, और सी है बैसिलस टेटनी, और डी है विब्रियो कोलेरा। तो ऑप्शन जो सही है हमारा वो है इसमें ए वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है। ऑप्शन ए है दिमाग से, बी है कान से, सी है गला से, और डी है फेफड़े से। तो ऑप्शन जो सही है हमारा वो है सी वाला, गला से प्रभावित होता है, यानी कि गला से संबंधित होता है। और ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है इसमें, गलसुआ रोग फैलता है। गलसुआ रोग फैलता है, ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी CHSL 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है इसमें कवक से, बी है विषाणु से, सी है जीवाणु से, और डी है कृमि से। तो ऑप्शन जो सही है हमारा वो है बी, ये रोग जो है विषाणु से फैलने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, गंजापन रोग का रोग कारक कवक है। गंजापन रोग का रोग कारक कवक है। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी MTS 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है टीनिया केपेटिस, और बी है ट्राइकोफाइटोन, और सी है हमारा एस्परजिलस फ्यूनिगेटस, और डी है हमारा इसमें स्केबीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लॉकजा किस रोग का अन्य नाम है। ये क्वेश्चन दोस्तों DSSB 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है टिटनेस, बी है तपेदिक, सी है टाइफाइड, डी है पोलियो। तो ऑप्शन जो सही है हमारा वो है ए वाला टिटनेस। अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता रोग। वर्णांधता रोग में किसकी पहचान नहीं होती। ऑप्शन ए है सिर्फ हरे की, बी है लाल व हरे रंग दोनों की, सी है सिर्फ लाल की, और डी है लाल व नीले की। तो ऑप्शन जो सही है हमारा वो वाला डी वाला सही है दोस्तों, लाल व हरे रंग की इसमें पहचान नहीं हो पाती दोस्तों। जो लाल रंग होता है वो हरा दिखाई पड़ता है हमें, तो इसमें यही प्रॉब्लम होती है। तो आगे ये क्वेश्चन जो है दोस्तों NTPC 2021 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं, मलेरिया रोग किस प्रकार का रोग है। ये क्वेश्चन दोस्तों UPPCL 2022 में जो है पूछा गया था। ये 2022 में ऑप्शन ए है वायरस जनित रोग है, बी है प्रोटोजोआ जनित रोग है, सी है बैक्टीरिया जनित रोग है, और डी है कवक जनित रोग है। तो ऑप्शन जो सही है हमारा वो वाला बी वाला सही है दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, काला ज्वर रोग किसको प्रभावित करता है। काला ज्वर रोग जो है ये किसको प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC CGL 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है यकृत को, बी है आंत को, सी है प्लीहा को, और डी है अस्थि मज्जा को। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। यह क्वेश्चन दोस्तों SSC HSC ठीक है 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है इसमें एनोफ्लीज, बी है इजिप्टाई, सी है क्यूकस, डी है प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन जो सही है हमारा वो है डी वाला दोस्तों, प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है,
निद्रा रोग है? ये क्वेश्चन दोस्तों MPSC 2020 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है कवक जनित रोग है, बी है जीवाणु जनित रोग है, सी है प्रोटोजोआ जनित रोग है और डी है विषाणु जनित रोग है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है दोस्तों, प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है BCG का टीका किस रोग में दिया जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है मलेरिया, बी है क्षय रोग, सी है कुष्ठ रोग और डी है निमोनिया। तो ऑप्शन जो सही है हमारा वो है बी वाला दोस्तों, क्षय रोग में दिया जाता है BCG का टीका। आज की वीडियो जो है हमारी यहीं पर समाप्त हुई। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्तों। आप लोगों को बहुत बहुत आज के लिए धन्यवाद।